हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम बैक आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका मेंटोर कुणाल दिस साइड। और हम क्या करने वाले हैं यार, हम आज बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फ्रॉम योर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, राइट। चलिए, तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें बच्चा वाइडी, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यार कौन से सवाल इसमें से इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिए बच्चा, आज अपन वन मार्कर डिस्कस करेंगे। आज मैं वन मार्कर में आपको दो चीजें नहीं लेके आया हूं, दैट इज असर्शन रीजन। उसका रीजन है कि जो असर्शन रीजन थे बच्चे, जो मैक्सिमम जिन चैप्टर से आते हैं, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में किए थे, ठीक है। हालांकि इससे भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे नहीं आ सकता, बट आज अपन फोकस करेंगे एकदम कोर एमसीक्यूज पे, मेजर ऑप्शंस पे, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स पे, ठीक है। चलिए, तो सो सॉरी बच्चा पार्टी, एक्चुअली दिक्कत ये है कि ठंड बहुत खतरनाक है और इस खतरनाक ठंड ने थोड़ा थोड़ा मेरे को पकड़ रखा है, तो अपॉलॉजीज फॉर द सेम, दैट मींस आई मीन द ठंड एंड द कफ। चलिए, तो आगे बात करें थोड़ा सा, लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो बच्चा पार्टी देखिए, सबसे पहला अगर मैं बात करूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे बीच बीच में, तो आप ना मेरे साथ एकदम जुड़े रहो यार, लास्ट तक देखो, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सवाल डिस्कस करते हैं तो सवाल के साथ उसका कॉन्सेप्ट भी आपको डिस्कस करना जरूरी है, कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, पहले अगर मैं बात करूं, मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज एक्सेट्रा वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एशिया आफ्टर डैश एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द कॉन्टिनेंट, जिसको आप अमेरिका कहते हो। तो अमेरिका की खोज की है बच्चे क्रिस्टोफर कोलंबस भैया ने। अब आप देखिए, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है आपके अंडर द हेडिंग फूड ऑफर्स एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, राइट। देखिए, अब इस तरीके के टॉपिक को कई बार हो सकता है कि आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए, तो आपको दो तीन चीजें यहां पे याद रखनी है। नंबर 1, पहली बात तो आपको फूड का एग्जांपल याद रखना है कि किस तरीके से आप नूडल्स की अगर हम बात करते हैं तो चाइना से निकल के जब वो वेस्ट गए तो वो आपके बन गए, क्या बन गए भाई? सिंपल सी बात है बच्चे, स्पेगेटी, राइट। इस तरीके से जो अरब ट्रेडर्स थे वो पास्ता को लेकर के गए थे इटालियन वाले साइड पे, फिर अभी उधर फेमस है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे कॉमन फूड्स हमारे एंसेस्टर्स को नहीं पता थे कहां से आते हैं, फ्रॉम द अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठीक है। और अमेरिका को डिस्कवर करने वाले कौन थे? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ये तीन चार चीजों का वेब हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं बच्चों अपने दिमाग में। जैसे ही आपको क्वेश्चन स्ट्राइक करता है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाने चाहिए कि भैया इस टॉपिक के आसपास ये सारी चीजें घूमती हैं, राइट। नाउ let's talk about the next question. Precious metals, particularly dash from mines located in present day Peru and Mexico, enhance Europe's wealth and finance its trade with Asia, ठीक है। तो अगर हम बात करें बहुत सारे मेटल्स की, प्रेशियस मेटल्स की, अब इसमें चार में आप प्रेशियस मेटल्स देखिए। देखिए प्रेशियस मेटल्स में किसको काउंट किया जाता है? गोल्ड को, सिल्वर को, प्लैटिनम को, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको ये टॉपिक नहीं भी आता था, मान लीजिए आपको ये टॉपिक आता ही नहीं था, आपको नहीं पता कि सवाल किस बारे में है, आप सिंपल इस चीज में जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाइए, एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी लगाइए, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी क्या कहता है कि बात की जा रही है प्रेशियस मेटल्स की। आई होप आपको इतना पता है कि कॉपर, बॉक्साइट प्रेशियस मेटल्स में नहीं आते, ठीक है, और ना ही आयरन ओर आता है। इन चारों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो प्रेशियस मेटल्स में आता था, दैट इज सिल्वर। तो हालांकि वो बात अलग है, तो इसका जो सिल्वर का इंपैक्ट था वो यूरोप की वेल्थ पे बहुत ज्यादा था, बिकॉज यहां से जब सिल्वर इनको मिल जाता था बच्चे, तो इसका यूज करके ये लोग आगे भी अपनी ट्रेड करने में काफी इसका बेनिफिट उठाते थे, ठीक है। तो एलिमिनेशन यानी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आप इस सवाल को कर सकते थे। जहां प्रेशियस मेटल्स लिखा हुआ है ये और ये, तो आपके एलिमिनेट हो ही गए, आपके पास एक ही आंसर बचा था, दैट इज सिल्वर। अगला सवाल करते हैं, मेनी एक्सपेडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो द फेबल्ड सिटी ऑफ डैश, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेडिशंस थे जो सेटअप किए गए थे एल डोराडो की खोज में। एल डोराडो कभी भी दिमाग में याद रखना हो तो भैया केजीएफ के यश भाई को याद कर लीजिए, ठीक है। केजीएफ अगर आपको याद आ गया तो केजीएफ क्या था? इट्स ऑल अबाउट गोल्ड, इजंट इट? कोलार गोल्ड फील्ड्स, इजंट इट बच्चों? तो केजीएफ से याद कर सकते हो आप भाई, क्या? आपका गोल्ड, दैट इज एल डोराडो जो था वो भी एक तरीके का केजीएफ ही है। मतलब एक ऐसे शहर की खोज में कितने सारे एक्सपेडिशंस निकाल दिए गए थे जहां पे ये पता किया जा सके कि भैया गोल्ड अवेलेबल है कि नहीं है। हालांकि इन एक्सपेडिशंस में सक्सेसफुल कोई भी नहीं हुआ है, राइट। तो एल डोराडो ऐसा माना जाता है कि एक पूरा ऐसा शहर था इसमें गोल्ड ही गोल्ड है, लेकिन ये कहानी और किस्सों में दब के ही रह गया है, ठीक है। चलिए, अब आगे अगले सवाल पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे इनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी ऐसे डिसीजेस के अगेंस्ट जो कि बाहर से आती थी, ठीक है।
इसमें खासकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बात की जा रही है स्पेनिश और पोर्तुगीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका की, कि किस तरीके से इन्होंने स्मॉल पॉक्स वायरस का यूज करके बहुत सारे कॉलोनीज को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिया था, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वायरस के रिगार्डिंग जो इम्यूनिटी थी वहां के लोगों में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती थी, अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। एज अ रिजल्ट जब ये वायरस फैला तो बहुत सारे लोग बच्चा ह्यूज संख्याओं में जो थे वहां पे मर गए। एंड एक कॉलोनाइजर के लिए काफी आसान हो जाता है बिना किसी गोलीबारी का यूज किए एक टेरिटरी के ऊपर, ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर कब्जा जमाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों यहाँ पे, दैट इज द स्मॉल पॉक्स वायरस। अगला सवाल देखते हैं, रिड्यूस रोल ऑफ डैश एंड राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिका ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड टुवर्ड्स वेस्ट। देखिए आप देखिए 15वीं शताब्दी से जो चाइना है वो आइसोलेशन में चला जाता है, राइट, अपने ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर लेता है, ठीक है, सबके साथ ट्रेडिंग शेडिंग को बंद मार देता है। तो एज अ रिजल्ट जब एक बड़ा मार्केट का प्लेयर डोमिनियन स्टेट मतलब एकदम डोरमेंट स्टेटस में चला जाएगा तो दूसरे वाले को डेफिनेट सी बात है मौका मिलेगा बूम अप करने का, आगे बढ़ के आने का, है ना, और यही होता है अमेरिका के साथ। तो जब चाइना आइसोलेशन में जाता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, तो जब चाइना आइसोलेशन में जाता है तब क्या होता है बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है, अमेरिका को यहाँ पे बेनिफिट होता है, अमेरिका बूम करता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और जो वर्ल्ड ट्रेड का फोकस है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कहता है विच कंट्री पास द कॉर्न लॉज टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। देखिए कॉर्न लॉज पास किए थे आपके ग्रेट ब्रिटेन ने, क्यों किए थे इसका आसान सा रीजन समझते हैं। देखिए कॉर्न यानी कि भुट्टा, ठीक है, खाने का कमोडिटी है, बहुत सिंपल सी बात है। अब जो कॉर्न ब्रिटेन में इंपोर्ट हो रहा था वो कंपैरेटिवली सस्ता था, यानी इंपोर्टेड सामान कंपैरेटिवली वहां के लोगों को सस्ता पड़ रहा था। इससे हो क्या रहा था कि लोग सस्ता सामान खरीद रहे थे, जो वहां के लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोकल फार्मर्स हैं वहां के बच्चों, उनका भारी नुकसान हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनका सामान कंपैरेटिवली महंगा पड़ रहा था जिसको लोग नहीं खरीद रहे थे। तो उन्होंने सरकार पे प्रेशर बनाया कि आप कॉर्न लॉज लगाइए, आप ऐसे कानून बनाइए जिससे इंपोर्ट को रोका जा सके। तो सरकार कॉर्न लॉज लेके आती है, ठीक है, और इंपोर्ट पे जो कॉर्न है उसके इंपोर्ट पे जो है रोक लगाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चे जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन, उसकी बढ़ती हुई फूड डिमांड्स को पूरा कौन करेगा? तो पूरा करने के लिए तो आपको फूड चाहिए, खाना चाहिए। तो अल्टीमेटली सरकार प्रेशराइज हो जाती है इन लॉस को हटाने के लिए और वापस से इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लोगों का बेनिफिट होता है लेकिन किसानों का यहाँ पे नुकसान होता है, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो खेती बाड़ी छोड़ करके किसी और काम की तलाश में कहीं और कॉन्टिनेंट्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आफ्टर और पोस्ट इंपैक्ट सारा के सारा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन 7 कहता है कि डिमांड फॉर डैश लेड टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, डिमांड फॉर लेबर। अभी आप देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ब्रिटेन के अंदर फूड डिमांड है, ब्रिटेन के अंदर जो फूड डिमांड है वो बढ़ रही है, ठीक है। अब इस फूड डिमांड को फुलफिल करने के लिए कहां पे ग्रो किया जा रहा है? इस फूड डिमांड को फुलफिल करने के लिए आगे आए हैं आपके बहुत सारे एरिया, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मार्केट की डिमांड को हम पूरा करेंगे, लेकिन इस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लेबर। तो जब लोगों ने देखा कि इंग्लैंड के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बची नहीं है, खासकर एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, तो ये लोग ऐसे एरियाज में माइग्रेट कर गए, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, जहां पे एग्रीकल्चर डिमांड काफी ज्यादा हाई थी, राइट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज लेबर। अगला सवाल देखते हैं बच्चे, 1820 से 1914 के बीच में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड ट्रेड जो है यहाँ पे कम से कम 25 से 40 टाइम्स ग्रो किया है, और नियरली कितना परसेंट ऑफ दिस ट्रेड जो था वो प्राइमरी प्रोडक्ट से बना हुआ था? तो बच्चे करीब 60% जो था इस ट्रेड का, जो आपका मल्टीप्लाई होता दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो 60% इस ट्रेड का जो है बच्चे कंपोज था ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी मतलब बेसिक प्रोडक्ट्स यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा सवाल है बच्चे, रिपीट होता है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइव स्टॉक मार्केट्स, लाइव स्टॉक मतलब जहां पे आपके एनिमल्स बेचे जाते हैं, ठीक है, तो लाइव स्टॉक का सबसे पुराना मार्केट एग्जिस्ट करता है आपका स्मिथफील्ड में। और स्मिथफील्ड आपका कहां पड़ता है बच्चों? स्मिथफील्ड पड़ता है आपका लंदन के अंदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेशन थोड़े कम है इसके, ठीक है, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन बच्चे आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। Animals were slaughtered for food at the starting point in America, Australia और न्यूजीलैंड and then transported to dash as frozen meat। तो अगर आप देखें बच्चे, ये टेक्नोलॉजी को हाईलाइट करता हुआ आपका एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से चीजों को चेंज किया। अब आप देखिए पहले क्या होता था, मीट वॉज एन एक्सपेंसिव कमोडिटी फॉर द पुअर पीपल इन यूरोप।
गरीब आदमी यूरोप का मीट अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्यों अफोर्ड नहीं कर सकता था? उसका रीजन है कि मीट का जो टोटल प्रोसेस प्रोडक्शन है, ठीक है, जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत हाई है। पहले क्या होता था कि जो यूरोप तक जो जानवर थे वो अलाइव यानी जिंदा शिपों में बांध के भेजे जाते थे, ठीक है। तो जिस एरिया में जहां पे फार्म्स हैं वहां से जानवरों को शिप्स में लोड किया जाएगा, लोड करके अगले 2-3 महीने लग जाते हैं यूरोपियन मार्केट तक पहुंचते पहुंचते। उसमें होता यह था कि कुछ जानवर ऐसे थे जो बच्चे आपके बीमार पड़ जाते थे, और कुछ ऐसे थे जिनका वेट लूज हो जाता था, कुछ ऐसे थे जो मर जाते थे, क्लाइमेटिक कंडीशंस को झेल नहीं पाते थे। तो ऐसे में अगर आपने 100 जानवरों को शिप पे लोड किया है तो बाय द टाइम वो मार्केट तक पहुंचते थे वो सिर्फ 40 या 50 ही रह जाते थे। तो कुल मिला के अगर आप बात करें तो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया, राइट, क्योंकि आपका जो बीमार जानवर है उसको तो आप बेच नहीं सकते। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्वांटिटी बहुत कम है लेकिन डिमांड थोड़ा सा ज्यादा है, तो मार्केट में जो है इसका दाम भी ज्यादा मिलने वाला है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई, जब रेफ्रिजरेटेड शिप्स आई आपकी, तब आपने ये देखा कि भैया पहले जाओ सोर्स है हमारा जहां पे फार्म्स में जानवरों को पाला जा रहा है, वहां पे उनको स्लॉटर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके मीट को फ्रीज किया जा रहा है और फ्रीज करके इन रेफ्रिजरेटेड शिप्स में भेजा जा रहा है। तो अभी फ्रोजन मीट लोगों को आराम से अवेलेबल हो गया। और आप ये कह सकते हैं जो यूरोपियन मार्केट्स में भी, यूरोपियन कंट्रीज में जो पुअर आदमी था अभी वो भी मीट खा सकता था। तो मीट अभी लग्जरी नहीं रहा। तो करेक्ट आंसर है इसको भेजा जाता था यूरोपियन मार्केट्स में। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। 1885 में जो बड़े यूरोपियन पावर्स थे वो कहां पे मीट किए थे बच्चे? टू कंप्लीट द कार्विंग ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम। देखिए यूरोपियन पावर्स जो थे वो इस चीज से बहुत अच्छे तरीके से वेल अवेयर थे कि यूरोप एक ऐसा कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें एनिमल, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन प्लस मिनरल वेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा है, और जरूरी है कि इस मिनरल वेल्थ को ये एक्सप्लॉइट करें जिससे इनका प्रॉफिट बने। तो जो बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी इन्होंने क्या किया, बर्लिन में एक मीटिंग की, है ना, इसको हम कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका कहते हैं। कहने का मतलब है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जो है आपस में डिवाइड कर लिया बिना अफ्रीकन से पूछे। यहाँ पे बेचारे अफ्रीकन ट्राइबल लोगों की कोई राय नहीं ले रहा है, समझा ही नहीं जा रहा है कि उनकी राय इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन सीधा सीधा क्या किया जा रहा है इनसे, सिंपल सी बात है बच्चे कि इन्होंने क्या किया, अफ्रीका को अपने आप में आपस में कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं यार, ठीक है। यूएस ऑल्सो बिकेम अ कॉलोनियल पावर इन लेट 1890s। तो यूएस भी भैया नए नए कहते हैं ना कि नए नए मेजबान बन गए, नए नए कॉलोनियल पावर बन गए। इन्होंने भी, इनको भी चस्का चढ़ गया दूसरे कॉलोनीज को क्या कहते हैं कैप्चर करने का। तो पहले जो कॉलोनीज बच्चों स्पेन के पास थी, जो जोग्राफिकल एरिया स्पेन के पास थे, वो जोग्राफिकल एरिया जो थे अभी किसने हथिया लिए थे? हमारे यूएस ने हथिया लिए थे, ठीक है, यानी हमारे अमेरिका ने हथिया लिए थे। अब आप कह सकते हैं कि यूएस भी जो था एक नया कॉलोनियल पावर बन गया था, है ना। तो नए नए मेजबान है, नए नए खिलाड़ी हैं कॉलोनियलिज्म के। क्वेश्चन नंबर 13 सुरूर कहता है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में, 1890s के दशक में एक फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज जो थी उसने एक खतरनाक इंपैक्ट डाला था लोगों के लाइवलीहुड्स पे, लोगों के क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं पूरी दिनचर्या पे। तो ये डिसीज कौन सी थी बच्चों? तो ये डिसीज थी आपकी रेंडर पेस्ट की। रेंडर पेस्ट इसको आप कहते हैं कैटल प्लेग, ठीक है। तो ये डिसीज था आपका कैटल प्लेग का, एंड दैट हैज बेसिकली, जिसने क्या किया बच्चे, आपके लोगों की पूरी इकोनॉमी पे इंपैक्ट डाल दिया था। देखिए हुआ क्या था कि इन्फेक्टेड कैटल मंगाई गई थी उन सोल्जर्स को खिलाने के लिए जो ईस्ट अफ्रीका को इन्वेड कर रहे थे। अब वो जो बीमार कैटल थी उसने क्या किया, उसने सब जगह जो था यहाँ पे इन्फेक्शन फैला दिया। अब सब जगह इन्फेक्शन फैलाने की वजह से क्या हुआ बच्चे, जो हमारी बाकी कैटल थी वो भी बीमार हो गई। तो वहाँ की जो ओरिजिनल कम्युनिटी है ना बच्चे, कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुई थी। और वहाँ के जो लोकल अफ्रीकन लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, उनका मेजर धन दौलत उनकी कैटल थी, उनके गाय भैंसे थी। जब वो मरनी शुरू हुई तो बच्चे अल्टीमेटली उनको फोर्स होना पड़ा कॉलोनाइजर्स के लिए काम करने के लिए। पहले वो नहीं कर रहे थे लेकिन बाद में दे हैव टू। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यूरोपियंस जो थे कहाँ पे आए थे इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश प्लांटेशन, माइंस। लेकिन इनकी दिक्कत ये थी कि इनको लेबर नहीं मिल रही थी। तो बच्चे यूरोपियंस आए थे अफ्रीका, और अफ्रीका में समस्या ये थी कि पैसों के लिए काम करने को लोग रेडी नहीं थे, क्योंकि इनकी जो मेजर वेल्थ थी वो इनके कैटल थी, इनकी गाय भैंसे थी, इनके जानवर थे। और कहीं ना कहीं इन जानवरों के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें बच्चों तो लाइक ये बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ भी किया जाए। यानी कि सिंपल सी बात है, इनको पैसों से कोई लेना देना नहीं था। पैसे इनके लिए बिल्कुल मोह माया थे यार, मटेरियलिस्टिक थे, इन पैसों का इनके लिए कोई मोल नहीं था, ठीक है। इसीलिए लेबर शॉर्टेज जो है हमारे यूरोपियंस को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी थी, बिकॉज हमारे अफ्रीकन बिल्कुल भी रेडी नहीं थे पैसों के लिए काम करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 15 की अगर हम बात करते हैं, रेंडर पेस्ट अफ्रीका में आ गई थी लेट 1880s के अंदर, ठीक है। इट वाज कैरीड बाय इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स, जो कि कहां पे इन्वेड कर रहे थे बच्चे,
एरिट्रिया की जगह पे इन्वेट कर रहे थे, दैट लाइज इन ईस्टर्न अफ्रीका। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि भैया ये लोग क्या कर रहे थे, एरिट्रिया में इन्वेट कर रहे थे ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर, ठीक है। वहां पे इनको खिलाने के लिए इन भूखे सोल्जर्स को ये कैटल मंगाई गई थी, और लेकिन दिक्कत ये थी कि इस कैटल में बीमारी थी और इसने बाकी सारे कैटल्स को भी बीमारियां कॉज कर दी। तो एरिट्रिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 कहता है द लॉस ऑफ डैश डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। मैंने क्या बताया कि अफ्रीका का एक ही वेल्थ है, अफ्रीका वालों की धन दौलत एक थी, उनका कैटल, उनके जानवर। तो जब वही डिस्ट्रॉय हो गया तो बाबू मोशाय इनके पास कहां से बचेगा धन? इनका जो धन था वही था, वो धन छीन लिया गया इनसे, चला गया इनके पास से। जब इनके पास से वो धन चला गया, इनकी जिंदगी बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस पे बहुत बड़ा खतरा है भाई। मजाक कर रहा हूं, कोई खतरा नहीं है, अरे खतरों से खेलने की तो तुम्हारी आदत है ना। जो मेजर डेस्टिनेशंस थे भारतीय इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स के, वो कौन कौन से थे? कैरिबियन आइलैंड्स, फिजी आइलैंड्स, मॉरिशस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखोगे बच्चे, जो भारतीय इंडेंचर्ड लेबर थे, इंडेंचर्ड लेबर कहने का मतलब है एक ऐसा लेबर जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या तो अपने ही देश के किसी दूर हिस्से में काम करने जाता है, खासकर प्लांटेशन वगैरह में, या फिर किसी और देश में जाके अपना लेबर परफॉर्म करता है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर। भारत से और नियर बाई स्टेट्स कंट्रीज से बच्चों बहुत सारे ऐसे लोग थे जो काम करने गए थे फिजी के अंदर, मॉरिशस के अंदर, ठीक है, कैरिबियन आइलैंड्स में, कुछ लोग लंका भी गए थे, कुछ लोग आसाम भी गए थे। तो ऐसे सारे लेबर्स कहलाते हैं बच्चे आपको इंडेंचर्ड लेबर्स, ठीक है। Most Indian indentured labor workers came from the present day regions of बिहार, ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल इंडिया या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको बच्चे कहां से आते थे? तो बहुत सिंपल सी बात है, सारे के सारे एरियाज से मैक्सिमम इंडेंचर्ड लेबर्स आपके आते थे, दैट इज बिहार से, ईस्टर्न यूपी से या फिर सेंट्रल इंडिया से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सॉलिड है। चले आगे चले, क्वेश्चन 19 की बात करते हैं बच्चों। माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें तो माइग्रेंट्स फ्रॉम डैश वेंट टू सीलोन एंड मलाया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, सीलोन पुराना नाम है श्रीलंका का। अगर आप देखें, आपने पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा है बच्चे, पावर शेयरिंग में याद आया श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। तो ये इंडियन तमिल्स कौन है भाई? ये वही इंडेंचर्ड लेबर हैं जो काम करने के लिए लंका के प्लांटेशन में गए थे, ठीक है। कहां से गए थे? तमिलनाडु से। सिंपल सी बात है बच्चों, आप इससे ही याद रख सकते हैं। श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स वाले एग्जांपल्स आप क्या याद रख सकते हो कि इंडियन तमिल्स कौन थे भाई? वो इंडियंस जो काम करने के लिए श्रीलंका आए थे, फिर वहीं पे स्टे कर गए थे, वहीं बस गए थे। सो दे वर दोज इंडेंचर्ड लेबर, तो दे केम फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2020, ठीक है, सबकी बज गई घंटी पे आ जाते हैं फटाफट से। भारतीय नेशनलिस्ट लीडर्स ने, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम को बंद करने की मांग की थी। इन्होंने कहा था कि बहुत ही अब्यूजिव और क्रूअल सिस्टम है, जहां पे लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलते, लोगों को उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बच्चे, एक तरीके से इसको कहा था कि न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी है। क्यों न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी? क्योंकि लोगों को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते थे, उनको रियल सिचुएशन नहीं बताई जाती थी, जो वर्किंग कंडीशंस थे उनके वो बहुत बुरे थे। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इसको बहुत ज्यादा अपोज किया गया था, एंड फाइनली इंडेंचर्ड लेबर को अबॉलिश किया गया था बैक इन 1921। तो 1921 में इंडेंचर्ड लेबर को यहां पे एस्टैब्लिश यानी अबॉलिश किया गया था, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहां से हम लोग 6-7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा 1 मार्कर सेक्शन था, ठीक है, कंप्लीट 1 मार्कर। अब यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज 2, 3 और 5 मार्कर्स के, ठीक है। तो आज मैंने 4 मार्कर्स वाला सेक्शन को नहीं रखा है। अगेन आई विल बी कीपिंग 1 मोर सेक्शन फॉर दैट सेपरेटली, ठीक है। तो 2, 3 और 5 मार्कर्स के सेक्शंस को आज हम यहां पे क्लोज करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अब सवाल उठता है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस व्हिच टुक प्लेस इन 17th सेंचुरी, चूजिंग 1 फ्रॉम एशिया एंड 1 फ्रॉम अमेरिका। तो आपको ग्लोबल एक्सचेंजेस का यहाँ पे एग्जांपल देना है, अफ्रीका, एशिया और आपके अमेरिका से। अगर मैं बात करूं एशिया और अमेरिका का एक एक एग्जांपल लेकर के आपको बताना है कि किस तरीके से थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है काफी सारी कल्चरल एक्सचेंजेस होते रहे हैं। चलिए इसका एकदम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, अच्छा सवाल है। अब इसमें बच्चे हम लोग 2-3 पॉइंटर्स में इस आंसर को लिखेंगे। पॉइंटर नंबर 1, पहले आप सिल्क रूट का एग्जांपल देंगे, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। सिल्क रूट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे ऑफ क्रॉस कल्चरल ट्रेड, ठीक है, जो कि अलग अलग हिस्सों को देश के या वर्ल्ड के कनेक्ट करता था। जो नाम सिल्क रूट है बच्चे, इस बात के इंपॉर्टेंस को दर्शाता है कि किस तरीके से इस पे चाइनीज सिल्क या चाइनीज सिल्क का जो कार्गो है, जो व्यापार है, वो किया जाता था। फिर अगर हम बात करें बच्चों, आप इसको सेकंड पॉइंट भी बना सकते हैं, इसको आप फर्स्ट बना लीजिए, इसको आप सेकंड बना लीजिए,
ठीक है, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। जो ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस हैं बच्चे, ये हमेशा साथ में चले। अगर आप देखें तो बहुत सारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो मुस्लिम प्रीचर्स हैं, वो भी इन्हीं सिल्क रूट्स के जो बच्चे यूज करके बहुत सारे कंट्रीज में गए हैं अपनी बात को फैलाने के लिए। फिर अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, आप इसको थर्ड पॉइंट बना सकते हैं बी को, कि फूड फ्रॉम द अमेरिकास। अमेरिकास के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, मतलब अगर हम बात करें बच्चों तो बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो आज के डेट में हम यूटिलाइज करते हैं, जो कहाँ से आए हैं, पुराने अमेरिकन इनहैबिटेंट्स से आए हैं। ठीक है, जो अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे अमेरिकन इंडियंस, इनसे बहुत सारे ऐसे खाने हैं हमारे करेंटली जो हम खाते हैं वो इंस्पायर्ड हैं। जैसे अगर हम बात करें, आलू हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट्स हो गए, मूंगफली हो गया, मेज भुट्टा हो गया, टमेटो हो गए, चिलीज हो गए, स्वीट पोटैटो शकरकंद हो गया। ये हमारे एंसेस्टर्स को नहीं पता था जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर नहीं किया था। ठीक है, तो ये आइटम्स बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, यूरोप में तभी आए हैं और बाकी देश में भी तभी आए हैं बच्चे, जब लोग इधर से उधर मूव किए, अपने साथ इस नॉलेज को लेके गए हैं। ठीक है, तो आप इसको 3 पॉइंट्स का आंसर बना सकते हैं, 1, 2 एंड 3। हमें क्लियरली मार्क किया हुआ है बच्चे कौन कौन से पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। नाउ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन बच्चों, ये आपको 2 नंबर और 3 नंबर दोनों में पूछ सकता है। कुल मिला के इस क्वेश्चन को समझिए। कहने का मतलब यहाँ पे स्मॉल पॉक्स वायरस की बात की जा रही है कि किस तरीके से जो स्मॉल पॉक्स वायरस फैला, जो बीमारी यहाँ फैली, जो डिसीज यहाँ फैली, उसने हेल्प आउट किया कि अमेरिका के काफी हिस्सों को कॉलोनाइज किया जा सके, अपने कब्जे में लिया जा सके। चलिए, तो इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों फटाफट से हम लोग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट लर्निंग दिस। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि क्या होना चाहिए। इसको भी बच्चे अगेन आप लोग पॉइंटर्स में लिखेंगे, पॉइंटर्स में नोट करेंगे, तो मेरे साथ बनाते चलिएगा पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, तो द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीज इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। देखिए कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे आंसर लिखा गया है। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पे मेजर बात को हाईलाइट किया गया है। क्या हाईलाइट किया गया है कि द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। ये पहले आंसर का ही टाइटल है। ठीक है, तो हमेशा बच्चे जब आप आंसर स्टार्ट करते हैं तो उसको प्रॉपर टाइटल से स्टार्ट किया करिए। पहला पॉइंट ट्राई करिए कि वही रखिए, जिससे आपके एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाए कि आप क्या आंसर करना चाह रहे हो। ठीक है, मैंने वह पहला पॉइंट बच्चों वही रखा, मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे आराम से बन गया। ठीक है, फिर लिखा मैंने क्या, द रीजन वॉज कि जो नेटिव अमेरिकन थे वो बिल्कुल भी इम्यून नहीं थे टू द डिसीजेस जो कि यूरोपियंस अपने साथ लेकर के आए थे। अब यूरोपियंस अगर हम बात करें बहुत हद तक, ठीक है, मतलब ऐसी डिसीजेस से ऑलरेडी इम्यून हो चुके थे, उनके पास वैक्सीनेशन थे, तो अब एक्सपोजर तक जो है बच्चों यहाँ पे सेकंड पॉइंट ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, हाउएवर द नेटिव अमेरिकन्स हैड नो डिफेंस अगेंस्ट द डिसीज। ठीक है, हालांकि इस वजह से था क्योंकि बहुत टाइम से पूरी दुनिया से कट ऑफ थे, आइसोलेटेड थे, तो उनके पास कोई दवाई नहीं थी, कोई मैकेनिज्म नहीं था और कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी। राइट, सो ये आप बच्चों यहाँ पे इसको थर्ड पॉइंट बना सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी याद करना। और फोर्थ पॉइंट आपको कहाँ से बनाना है, यहाँ से। ठीक है, तो आप 4 पॉइंट्स में इस आंसर को कर सकते हैं फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, चलिए, तो एट टाइम्स जब सेटलर्स थे, इन्होंने क्या किया भाई, बायोलॉजिकल वॉरफेयर को यहाँ पे स्टार्ट किया। बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन द टर्म्स ये क्या करते थे, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, स्मॉल पॉक्स वायरस को रिलीज कर देते हैं इन ऐसे एरियाज में जहाँ पे इनको कॉलोनाइज करना है, जहाँ पे इनको कब्जा करना है। और स्मॉल पॉक्स वायरस के रिलीज होने से सिंस वहाँ के लोगों को इस डिसीज के बारे में पता नहीं था, तो ह्यूज नंबर में लोग मर जाते थे, उनके लिए बड़ा क्लियर हो जाता था आराम से उस एरिया को जाके ऑक्यूपाई करना। राइट, चलिए, so you can say that entire tribes और entire communities को इन्होंने without gun shots यूज किए, without bullets यूज किए, जो था मार दिया with the help of this smallpox virus। तो आप इस आंसर को बच्चे 4 पॉइंट्स में लिख सकते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी बना दिए हैं बच्चों, तो पॉइंट्स को पॉइंट वाइज ही नोट करिएगा। आगे बात करते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। अगेन गुड क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी का रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ फूड या इन टर्म्स ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो बच्चे आपको ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करना है, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा भी गया है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटेड चिप्स वाला आपको एग्जांपल देना है, फ्रोजन मीट वाला आपको एग्जांपल देना है, हमने 1 मार्क में भी किया इस क्वेश्चन को। पहली बात तो अगर हम बात करें इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसको अंडरलाइन जरूर करिएगा। इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से क्या हुआ, जो अभी फूड आइटम्स हैं बड़े आराम से और बड़े जल्दी जो है मार्केट तक डिलीवर हो सकते हैं विदाउट एनी हार्म, है ना। अगर हम बात करें फास्टर रेलवेज हो गए थे, लाइटर वेगन्स, है ना, हल्के डब्बे आप कह सकते हैं ओपन हो चुके थे, दे वर गेटिंग ऑपरेटेड। अभी जो है लार्ज शिप्स के अंदर, बड़ी बड़ी शिप्स के अंदर आप सामान को आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और सस्ता, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बच्चे वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है, तो मार्केट्स में बड़ी आराम से इस चीज को अवेलेबल कराया जा सकता है। दूसरा है बच्चों आपके रेफ्रिजरेटेड चिप्स का इन्वेंशन। ठीक है, रेफ्रिजरेटेड चिप्स की अगर बात की जाए
तो जब इनको बच्चे डेवलप किया गया तो ऐसा सामान जो खराब हो सकता है ना बच्चे, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत आसान हो गया था, बहुत ईजी हो गया था। जैसे मीट का हमने एग्जाम्पल देखा था कि पहले जो जानवर थे वो जिंदा भाई शिप के ऊपर रख के आगे भेजे जाते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, उनको काट के उनके मीट को फ्रीज करके यूरोपियन मार्केट्स में सेंड आउट किया जा रहा था, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हुआ, और साथ ही साथ बच्चे मीट जो है कंपैरेटिवली सस्ता हो गया और लोग भी उसको आराम से खा सकते थे। ठीक है, तो बच्चे यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ दीज टू, इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड दूसरा है आपका रेफ्रिजरेटेड चिप्स। ठीक है, चलिए अब ये आता है बच्चे आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम 5 नंबर में लेके जाएंगे, 3 और 5 में आ सकता है, 5 की गारंटी ज्यादा लेते हैं। ठीक है, दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अलग अलग टाइप के जो फ्लोज हैं उसको समझाइए। चलिए कौन कौन से फ्लो हैं भाई, 3 फ्लो की बात की थी हमने, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ ट्रेड, राइट। तो 3 अलग अलग चीजों की बात की हमने, 3 अलग अलग फ्लोज की बात की, कौन कौन सा बच्चों, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। तो तीनों को यहाँ पे बच्चे हम लोग आराम से एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा है और आया है, इसको पीवाईक्यू भी लिख देता हूँ आपको, आई थिंक 2017 या 18 के आसपास का क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, पहली बात 3 तरीके के फ्लोज यहाँ पे आप आइडेंटिफाई किए हैं हमारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के अंदर। ठीक है, दैट इज फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ लेबर। ठीक है, तो ये 3 तरीके के ट्रेड्स की हम बात करेंगे। पहला बात करते हैं बच्चे फ्लो ऑफ ट्रेड की, इसको आप अंडरलाइन जरूर करिएगा। ठीक है, पॉइंटर लिखने के साथ आप अंडरलाइन भी इस चीज को जरूर से करेंगे। फ्लो ऑफ ट्रेड में एग्जांपल दे सकते हैं कपड़े का या फिर गेहूं के ट्रेड का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो इंडिया था, भारत जो है बच्चे, इट वाज अ सेंटर ऑफ ट्रेड इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। भारत से बहुत सारा मटेरियल जो था, खासकर कपड़े हो गए, स्पाइसेस हो गए, वो बाहर जो थे बच्चे ट्रांसपोर्ट होते थे, और रिटर्न में अगर हम बात करें तो यूरोप से गोल्ड और सिल्वर जो है बच्चों भारत के अंदर आता था। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, फाइन कॉटन, बच्चे अच्छे क्वालिटी का कॉटन भी आप देखोगे कि भारत में जो प्रोड्यूस किया जाता था वो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था, इंटरनेशनल मार्केट में उसका डिमांड बहुत हाई था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जो ब्रिटिश था बच्चे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया इंडस्ट्रीज का, एंड जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भाई सिंपल सी बात है प्रेशराइज किया सरकारों को ब्रिटेन के अंदर कि भारत से कॉटन गुड्स को रेस्ट्रिक्ट करें। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट इसलिए करें ताकि वहां की जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको कॉम्पिटिशन फेस ना करना पड़े, राइट। तो एज अ रिजल्ट बहुत सारे टैरिफ्स मतलब बहुत सारे टैक्सेस जो थे बच्चे आप देखोगे कि ब्रिटिश जो थे इंपोज कर चुके थे अभी इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर, राइट। एंड कहीं ना कहीं बच्चे आप देख सकते हैं इसके चलते क्या हुआ कि जो भारतीय कॉटन पहले इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, ब्रिटिश मार्केट में बहुत अच्छे से बिकता था, अभी उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी उसमें आपको कमी देखने को मिलती है, राइट। सो क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वहां के जो इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स थे, वहां के जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने सरकारों पे इस बात का दबाव बनाया कि आप क्या करिए, आप बहुत सिंपल सी बात है, आप आप क्या करिए, आप इंडियन कॉटन इंपोर्ट्स, यानी कि जो भारतीय इंपोर्ट्स आ रहे हैं, कहने का मतलब है जो भारत से कॉटन हमारी मार्केट में इंपोर्ट किया जा रहा है उस पर टैक्सेस बढ़ाइए, जिससे हमें कंपटीशन कम फेस करने को मिले, राइट। अदरवाइज उनको भारतीय कपड़ों से जो कंपटीशन है बहुत तगड़ा फेस करने को मिला था, उसको चलते वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। फिर आता है आपका दूसरा पॉइंट, फ्लो ऑफ लेबर। ठीक है, यानी माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ जॉब्स। ठीक है, अगर हम देखें बच्चे लेबर की फील्ड में इंडेंचर्ड लेबर बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो कि माइंस में, प्लांटेशन में काम करता था। आप देखोगे भारत के बहुत सारे हिस्सों से इंडेंचर्ड लेबर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गया है, ठीक है, ह्यूज नंबर्स में। सो आप ये कह सकते हैं बच्चों कहीं ना कहीं दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। इंडेंचर्ड लेबर्स को आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हायर किया जाता था, जिनको कहते थे कि भाई आपका अगर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो आपको वापस से इंडिया भेज दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये कि वहां पे जो लिविंग कंडीशंस थे बड़े बेकार थे, वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरे थे, और जो लीगल राइट्स थे वो बहुत कम थे हमारे वर्कर्स के पास। और तीसरा है आपका मूवमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप देखोगे बच्चे तो ब्रिटेन जो था उसने बहुत सारे लोन्स लिए थे यूएस से, ठीक है, ताकि वर्ल्ड वॉर को फाइनेंस किया जा सके। भारत भी बच्चे कहीं ना कहीं एक इंग्लिश कॉलोनी था, भारत भी ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। तो आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चों बहुत सारा इंपैक्ट इन लोन का भारत में भी फील हुआ। ठीक है, खाना हो गया बच्चे, और बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हो गए, ठीक है, तो जिसको वर्ल्ड मार्केट में बेचने के लिए, उगाने के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत कैपिटल चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, जब ब्रिटेन में फूड का डिमांड बढ़ा, ठीक है, जब ब्रिटेन में फूड का डिमांड बढ़ा तो उसको ग्रो करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके डिमांड को हम फुलफिल करेंगे, लेकिन वहां पे जो पैसा रिक्वायर्ड था वो कहां से आता था, वो आता था ब्रिटेन से। तो आप ये देख सकते हैं कि बच्चे बहुत सिंपल फॉर्म में जो कैपिटल है, जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। फिर अगर हम बात करें बच्चे, वेरी एंड सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेट डिप्रेशन, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन क्या है बच्चे, इकोनॉमिकल डिप्रेशन है, जिसकी शुरुआत हुई थी जब अमेरिका का आपका स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ था। क्रैश होने के चलते वहां पे सीवियर लॉस हुआ था लोगों को, राइट। चलिए,
तो अब इसकी बहुत सिंपल सी बात है, इसके कॉजेस क्या हैं? देखिए पहला कॉज है इसका एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, यानी जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर देना, एक सबसे मेजर प्रॉब्लम था। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गए। अब गिरेंगे क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, अगर जरूरत से ज्यादा मार्केट में प्रोड्यूस कर दोगे, जितना डिमांड नहीं है उससे ज्यादा आपने सप्लाई कर दिया प्रोड्यूस का, तो आपको अल्टीमेटली जो है औने पौने दाम बेचना पड़ेगा, क्योंकि खरीदने वाले कम है, बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं, उसी का बिकेगा जो सबसे सस्ता बिकेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर के प्राइस है, जो दाम है आपके, गिरते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जब एग्रीकल्चर के दाम गिरे तो उसके साथ ही साथ जो लोगों की इनकम थी फार्मर्स की, वो भी गिरनी स्टार्ट हो गई, राइट। सो नाउ बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी ओवर स्टॉकिंग हो रखी है, ओवर एक्सेस में सामान अवेलेबल है। सिचुएशन बच्चे इतनी बुरी हो चुकी थी, ठीक है, कि प्राइसेस और गिर गए, और आप ये कह सकते हैं कि फार्म प्रोड्यूस जो था वो एकदम खराब होना स्टार्ट हो गया, एंड इट बिगैन टू रॉट, बिकॉज उनको खरीदने के लिए बायर्स ही नहीं थे, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं था। मार्केट में डिमांड हाई होता तो डिमांड से ज्यादा तो आपने सप्लाई कर रखा है, ज्यादा उगा रखा है, तो बच्चे आप बेचो कैसे? बहुत सिंपल सी बात है, आपका सामान खरीदने के लिए वहां पे बायर्स ही अवेलेबल नहीं थे। एज अ रिजल्ट आप देखते हो कि बहुत सारा एग्रीकल्चर सामान खराब होने लगा था, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएस की बात करते हैं। प्रॉस्पेरिटी इन द यूएस जो था 1920s में बहुत शॉर्ट लिव थी, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, क्या हुआ 1920 में यूएस इकोनॉमी काफी बूम किया, ठीक है, मास प्रोडक्शन आया वहां पे, मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट्स ह्यूज नंबर में प्रोड्यूस हो रहा था, यूएस दूसरे कंट्रीज को लोन्स भी दे रहा था, तो अभी लोगों की इनकम बढ़ने लगी। साथ ही साथ बच्चे लोन जो थे बैंक बड़े आसानी से दे रहे थे, तो अभी लोगों की डिमांड बढ़ने लगे। अब लोगों ने क्या किया, ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे अलग अलग प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट से बच्चे एम्प्लॉयमेंट तो आया, लेकिन अगर हम बात करें धीरे धीरे करके जब ग्रेट डिप्रेशन आना स्टार्ट हुआ 1929 में, ये सारे का सारा इकोनॉमी धरा का धरा रह गया। क्यों? जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, देखो इसका सिंपल से रीजन बताता हूं। होता क्या है बच्चों यहाँ पे कि जब अमेरिका ग्रो कर रहा था, अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे आपकी ग्रो कर रही थी, तब लोगों ने सोचा कि इन अमेरिकन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाए, ज्यादा पैसा मिलेगा, 25 दिन में पैसा डबल, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, इनके साथ लक्ष्मी चिटफंड वाला केस हो गया, ठीक है। अब लक्ष्मी चिटफंड वाली पैसा लेके भाग गई थी उधर हेरा फेरी में, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ। अब हुआ ये कि भैया यूएस ने इतना ज्यादा लोगों को लोन दे दिया है, अब उसमें कुछ लोन वापस आ रहा है, कुछ वापस नहीं आ रहा है। तो जो वापस नहीं आएगा वो तो कर्जे के फॉर्म में बन गया ना यूएस के ऊपर ही। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो आप ये भी देखिए कि एग्रीकल्चर के दाम गिरते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब क्या है, जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है यूएस में जिनको लॉस होने स्टार्ट हो रहे हैं मार्केट में ग्रेजुअली, जब लॉस होंगे, उनके शेयर गिरेंगे, तो आपके अंदर भी एक डर पैदा होगा, एक पैनिक पैदा होगा, क्योंकि आपने कंपनी में पैसा लगा रखा है, बट वो कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही है, उसके शेयर गिर रहे हैं, आपका भी पैसा डूब रहा है। तो लोगों को इतना पैनिक क्रिएट हो गया, लोगों ने फटाफट अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए जिस भी दाम में बिके, सो दैट आगे उनका लॉस ना हो। जब इतने सारा मार्केट से पैसा एक साथ उड़ जाएगा तो क्या होगा, मार्केट धड़ाम से कोलैप्स करेगी, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, राइट। चलिए, तो एज अ रिजल्ट आप कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन का एक नया साइकिल क्रिएट हो गया। नाउ अब ऐसे कंट्रीज जो कि यूएस के लोन्स पर डिपेंडेंट थे, तो जब यहाँ पे डिप्रेशन आया, यूएस ने क्या कहा कि भैया हमारा पैसा वापस लाओ। अब ऐसे कंट्रीज की तो हालत और खराब हो गई। जैसे जर्मनी की बात कर लीजिए, जर्मनी ने यूएस से लोन ले रखा था, जब यूएस ने लोन्स लेने वापस किए, लोन्स वापस खींचना शुरू किए, तो बेचारा जो भी इकोनॉमिक अभी डेवलपमेंट हुआ था ऐसे देशों में, एकदम धड़ाम से आके नीचे गिर गया, दोबारा बैक टू फुट, राइट। तो यूरोप में इट लेड टू द फेलियर ऑफ मेजर बैंक्स एंड द कोलैप्स ऑफ मेजर करेंसीज। ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। कुछ बैंक्स बिल्कुल बच्चे क्लोज हो गए। कैसे क्लोज हो गए? जब लोगों ने सारा का सारा पैसा बैंकों से निकाल लिया, बैंक क्या हो गए, बैंकरप्ट हो गए, बैंक के पास पैसा बचा ही नहीं कि वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकें या तो ग्रो कर सकें, राइट। सो कुछ बैंक्स ऐसे थे जिन्होंने अपने लोन्स वापस मांगे, ठीक है, एट द सेम रेट, बट हुआ क्या, इसका कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि डॉलर का जो प्राइस है वो गिरता जा रहा था। तो बेसिक से हुआ बात ये बहुत सिंपल तरीके से कि जितना प्राइस इन्होंने लेंड किया था, इनको रिटर्न उससे बहुत कम मिल रहा था। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो आज आईएनआर का वैल्यू स्ट्रांग है, तो मैंने आपको कुछ रुपए उधार दिए, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कल आईएनआर एकदम से गिर जाता है और मैं जब वापस मांगने की बात आती है मेरे को, तो बच्चे वापस तो मुझे बहुत कम वैल्यू मिल रही है ना, मतलब मेरे से ले आपने ज्यादा लिया, लेकिन जब मुझे वापस मिल रहा है तो वहां पे मेरा बहुत नुकसान है। तो ऐसा कुछ हमारे बैंक्स के साथ भी था यहाँ पे। सो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, जरूर से आता है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर से करिएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। G77 अगेन 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। G77 क्या है? G77 को आप ब्रेटन वुड ट्विंस कौन है? IMF और वर्ल्ड बैंक, उनके अगेंस्ट एक रिएक्शन कैसे देख सकते हैं? देखिए G77 एक ऐसे डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप है जो एक फेयर फॉर्म ऑफ ग्लोबल मार्केट चाहते थे। अच्छा, अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनती है। एक ब्रेटन वुड सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है,
एक ब्रेटन वुड सिस्टम पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर पे, एक आपसे पूछ सकता है G77 पे, तो दो में से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आगे बढ़े, चले, तो आज हम डिस्कस करते हैं G77 और ब्रेटन वुड्स वाला भी बच्चों आपको सॉल्व करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं G77 में पॉइंट्स बनाऊंगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पॉइंटर्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे दुनिया के जो अभी भी यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंदर थे, ठीक है। और अगर हम बात करें अगले 10-20 साल और लग गए इनको कॉलोनीज से छुटकारा पाने में, कहने का मतलब है कि एशिया एंड अफ्रीका के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनको अगले 20 साल लग गए फ्री होने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए। नंबर 1 पॉइंट आपका ही हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि जब ये फ्री हुए इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, जैसे पॉवर्टी हो गए, रिसोर्सेज नहीं थे इनके पास जो ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर चुके थे कॉलोनियल कंट्रीज, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज एक तरीके से हैंडीकैप्ड हो गई थी बिकॉज ऑफ बीइंग इन द कॉलोनियल रूल। तो इसका आप सेकंड पॉइंट रखेंगे, ठीक है। मतलब जैसे भारत की इकोनॉमी को भी एकदम चरमरा दिया था ना ब्रिटिशर्स ने, जब भारत को छोड़ के गए तो एकदम भारत को लूट के चले गए। तो ऐसे इन कंट्रीज के साथ भी यही हुआ था, जब ये आजाद हुए तो इनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे, as colonies many of the less developed regions of the world had been a part of western empire। तो अगर हम बात करें ब्रेटन वुड्स ट्विंस की जो पॉलिसी थी वो ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस के फेवर में थी, ठीक है। आपका तीसरा पॉइंट हुआ कि जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बनाया गया था वो ज्यादातर पहले उन नेशंस के फायदे के लिए था जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया है, जिनकी इकोनॉमी हिल चुकी है, उनकी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया जाए। तो ऐसे डेवलपिंग नेशंस के पास इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, राइट। अब अगर हम बात करें धीरे धीरे जो ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे बच्चों, दे वर फेसिंग अर्जेंट प्रेशर्स टू लिफ्ट देयर पॉपुलेशंस आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अभी क्या हुआ कि जो हमारे कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज, अभी इनके ऊपर लोगों का प्रेशर आ रहा है कि गरीबी हटाइए, डेवलपमेंट लाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करिए, तो ये कहाँ से करेंगे। तो ऐसे कंट्रीज जो थे, बहुत सिंपल सी बात है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं आपके, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे असिस्टेंस लेने चले गए। लेकिन दिक्कत ये है कि इनको अगेन कौन डोमिनेट कर रहा है, आपके वेस्टर्न पावर्स, यानी वो पावर्स जो पहले कॉलोनियल थे, जिनके कंट्रोल में बाकी देश थे। तो इनके अंदर अगर ये हेल्प लेने जाते हैं IMF से या वर्ल्ड बैंक से, तो IMF क्या बोलता है कि आप अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज में चेंज करो, ऐसी पॉलिसीज बनाने को बोलेगा जिससे आपके वेस्टर्न कंट्रीज को फायदा हो, राइट। तो कहीं ना कहीं इसलिए इन कॉलोनीज ने, इन देशों ने अपने आप को एक नए ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था ग्रुप ऑफ 77 और G77। और इन्होंने कहा कि भैया एक NIO चाहिए हमको, NIO का मतलब है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए। इस इकोनॉमिक ऑर्डर के तहत एक ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश किया जाए जहां पे इनका अपने रिसोर्सेज के ऊपर रियल कंट्रोल हो। ऐसा ना हो कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये कुछ मदद मांगने जाएं और रिटर्न में वो इनके रिसोर्सेज पे कंट्रोल करना स्टार्ट करते, ठीक है, और वो रिसोर्सेज ग्रेजुअली जो है वेस्टर्न पावर्स को बेचते, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट करने में इनको असिस्टेंस दिया जाए, इनके रॉ मटेरियल्स के लिए जो सप्लाई करते हैं थोड़ा बेहतर दाम दिया जाए, और इसके साथ ही साथ बच्चे जो इनके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको बेटर मार्केट्स मिले, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बेचने की, ठीक है। तो यहां से आप बच्चों स्टार्ट कर सकते हैं फिफ्थ पॉइंट आपका टिल द लास्ट पॉइंट। तो ये आपके 5 पॉइंट बन गए ऑफ दिस आंसर। आपको इस पॉइंट को और ब्रेक करना है 6 पार्ट्स में, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसको 5th एंड 6th पॉइंट बना सकते हैं, और 5 ही पॉइंट्स में कंप्लीट करना है तो बच्चे आप 5 पॉइंट्स में भी आंसर लिख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज G77। तो आपको पहले बताना है कि यहाँ पे जो आपके IMF थे, वर्ल्ड बैंक थे, उनकी पॉलिसी फेयर नहीं थी। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे थे जो अभी भी बहुत ज्यादा फाइट कर रहे थे पॉवर्टी से, लैक ऑफ रिसोर्सेज के। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि अपना एक ग्रुप बनाया जाए, ग्रुप 77 और G77, और एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग की जाए जहां पे फेयर प्राइसेस मिलते हैं इनको अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, अपने सोर्सेज पे इनका अधिकार हो, ना कि फॉरेन पावर्स का, ठीक है। और साथ ही साथ जो सामान ये बना के बेचें उसका बेहतर दाम मिले इनको इंटरनेशनल मार्केट में। तो बच्चे यही इनके डिमांड्स थे, एंड दिस इज व्हाट इज G77, ठीक है। चलिए, तो बच्चा वाड़ी आज के हमारे सवाल यही थे। एक क्वेश्चन मैंने आपसे और कहा है, वो ये है बच्चों कि आपको ब्रेटन वुड सिस्टम के बारे में 5 नंबर का प्रिपेयर करना है, और एक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। इसमें आपको बताना है कि बच्चों किस तरीके से जो फैक्ट्रीज में बने हुए इक्विपमेंट्स थे वो वॉर में यूटिलाइज किए गए थे। तो ये 2 क्वेश्चंस और हैं बच्चे जो इंपॉर्टेंट है। पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका आंसर हेनरी फोर्ड है, ठीक है। तो बच्चे ये कुछ मेजर प्रोडक्शंस है, कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं जो आपके इस चैप्टर से काफी बार पूछे गए हैं और काफी बार आते हैं, ठीक है। अगेन एंड अगेन मैं हमेशा से कहता हूं बच्चे कि आई डू नॉट बिलीव इन ब्रिंगिंग अ ह्यूज बल्क ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज ह्यूज बल्क लाना इज योर टेंशन को बढ़ाना, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे एक एक लाइन से ही हर एक चीज आपको देके बोलना है कि बेटा इंपॉर्टेंट है, तब तो आपके साथ भी बहुत बड़ा धोखा है,
है कि नहीं। तो बच्चे इसीलिए ऐसा धोखा हम अवॉइड करते हैं और हमेशा ट्राई करता हूं कि बच्चे जो मोस्ट अच्छे वाले क्वेश्चन है, जो रिपीटेड है, जो आए हुए हैं, वो आपके सामने लेके आऊं बच्चों, ताकि एटलीस्ट आपके पास 27-28 क्वेश्चंस का एक बंच हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो, उनको आप पढ़ सको, आराम से प्रैक्टिस कर सको, और ऐसा भी ना हो कि आप बर्डन फील करो। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो इसी के साथ मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन तब तक के लिए क्या करना है बच्चों, डटे रहना है यार, जुटे रहना है, क्योंकि अगर मन में आपने ठान लिया कि इस चीज को हम जीत के दिखाएंगे, तो बिलीव में आपको कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर मन में जीत ठान ली है तो जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को दिमाग में क्रिस्टल क्लियर उतार लो। ठीक है, तो मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए पढ़ाई विद ओनली योर लविंग प्लेटफॉर्म दैट इज PW। बाय बाय बच्चों।